बट लाइफ में मेरे एक ऐसा भी टाइम आया जिससे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, सोचा भी नहीं था कभी ज़िंदगी में क्या ऐसा होगा। आज भी चंदौली ज़िले में कोई स्पोर्ट्स का कोई माहौल नहीं है, ना कोई सिंथेटिक ट्रैक है, ना कोई साई का है, ना कुछ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं। OGQ है, ओलंपिक गोल्ड्स को उसके बात करें तो बहुत अच्छी की जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा था। 20,000 पर मंथ पॉकेट मनी, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कपड़े, कुछ भी स्पोर्ट्स जुड़ा XYZ कितने भी 20 लाख का, 25 लाख का, किसी को 50 लाख का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है साल में। चलिए उनसे रिक्वेस्ट है मीडिया वाले से कि भैया हटा दीजिए, गवर्नमेंट ने हटा दिया, खेल रहा हूँ अब तो आप लोगों से स्पॉन्सर बक जा रहे हैं। Hello everyone, welcome to the new episode of B Podcaster. In this episode, we have Mr. Shivpal Singh, an Olympic gold medalist javelin thrower with us. उनके करियर में न जाने कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मगर उनकी हार न मानने की आदत ने आज फिर से उन्हें एक बार चैंपियन बना दिया है। To know more about him, let's get started. Hi Mr. Shivpal, thank you so much for coming to our podcast. हेलो मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे करने का, बट आपके गेम्स प्रैक्टिसेस खत्म नहीं हो रहे थे जी। तो अभी आपके जो आने वाले भी अभी आफ्टर 10 डेज ऑल्सो लाइक आपके कुछ नेशनल्स वगैरह हैं, 10-15 डेज, तो कुछ बताइए उनके बारे में। बढ़िया चल रही है मैडम, ट्रेनिंग अभी तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो देखते हैं, होप ओलंपिक क्वालिफाई हो इसमें। एब्सोल्युटली आप लोग होगी, दुआ करिए। बिल्कुल होगी। तो आपकी जो बचपन रही है वो कहीं ना कहीं एक जेवलिन थ्रोअर की फैमिली ही रही है, आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड भी आपकी वैसे ही रही है। जी जी। तो आपने क्या बचपन से सोचा था कि आपको जेवलिन ही थ्रो करना है? ऐसा नहीं मैडम, मैं बचपन में बहुत मोटा था। ये मेरा दोस्त है, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा मोटा था पूरा। सभी बोलते थे कि हाइट भी नहीं बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा, लेकिन मेरे घर सारे गेम ही करते हैं सभी लोग। मेरे चाचा जी हैं नेवी में चीफ कोच हैं, जगमोहन सिंह, एथलेटिक्स टीम के। और छोटा भाई वो भी नेवी में, नंद किशोर सिंह, नेशनल में उसके जूनियर में 10 नेशनल मेडलिस्ट, 10 बार का नेशनल। अमेजिंग। चाचा तो का तो 15 साल जब थे ये चैंपियन ही थे सर्विसेज में। पापा थे, वो पापा जब करते थे तो वो भी अच्छे प्लेयर थे अपने लेवल पे ऐसे में। और जो मेरे चाचा जी शिवपूजन सिंह, उनका डेथ हो गया, तो वो भी जैवलिन करते थे, उन्होंने भी CRP जैवलिन से ही ज्वाइन करी थी। तो घर से सभी लोग गेम ही करते हैं। ऑलमोस्ट हर कोई मेडलिस्ट ही है। हाँ, हर कोई, मतलब पूरी फैमिली गेम करती है। एक अभी मेरे चाचा जी के जो साले हैं, मेरे मामा जी लगते हैं, वो भी NIS कर रहे हैं। तो पूरी फैमिली बैकग्राउंड, और 8-10 लड़के जो मेरे बुआ के, मेरे घर के, जो जैवलिन कर रहे हैं, कोई इटावा में, कोई देहरादून में, सारे रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, तो आप मतलब जो बचपन से आपने खुद से सोचा कि मुझे जेवलिन करना है, या फिर फैमिली का प्रेशर था कि नहीं क्योंकि सब जेवलिन में है तो आपको भी करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, मेरे चाचा ने मतलब मुझे जैवलिन कराई। पिताजी को तो था ही, मगर इन्होंने ही मुझे जैवलिन पहली बार पकड़ाया और बताया कि करना है। शुरू में तो मैं फिटनेस के लिए करता था, बहुत मोटा था, तो इसकी वजह से। फिर बाद में करते 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 ये जो खड़े पीछे इन्होंने ही कराया, मतलब जो भी मैं आज हूँ, इनमें सबसे ज्यादा योगदान। आपके चाचा ही आपके कोच भी हैं? हाँ, शुरू उन्होंने ही करा था जी। तो बाकी फिर टाइम पे चेंज होते रहे। 2016 में जब मैं ओलंपिक कैंप में गया पटियाला, उस समय पोलैंड चला गया। उस समय गैरी कार्लवर्ट सर आए थे ऑस्ट्रेलिया से, वो कोच रहे। उसके बाद फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर यूबी ओन सर आए, तो उसके बाद ओलंपिक तक, इस ओलंपिक तक 2020 तक वो कोच रहे, और अभी चल रहा है। तो आपका चंदौली से लेके ओलंपिक्स तक का सफर कैसा रहा था? कैसे ओलंपिक्स में आपकी एंट्री कैसे हुई? जी मैडम, अच्छा रहा। मेहनत तो देखिए करना पड़ता है हर फील्ड में। मैंने भी अपना पूरा बेस्ट दिया, जितना हो सकता था मैंने ट्रेनिंग करी। ये मान सकते हो कि आपकी बहुत अच्छा मेरा लक नहीं रहा, जिसकी वजह से जिस समय मैं अपने बेस्ट पीक पे था लाइफ के, उस समय लॉकडाउन लग गया। उस समय साउथ अफ्रीका में था, ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ मेरी। उवी ओन सर थे, मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड कोच थे। और उस समय 85.47 लगा के मैंने ओलंपिक क्वालिफाई करा। 10 मार्च को होली थी उस दिन इंडिया में। और जब मैंने 86.23 लगाया था 2019 एशियन चैंपियनशिप में दोहा में, तो वो 24 अप्रैल को लगाया था। मगर जो ओलंपिक क्वालिफाई था वो 1 मई से स्टार्ट था। 1 साल पहले आप ओलंपिक क्वालिफाई कर सकते हो, उससे पहले आप करोगे तो काउंट नहीं होगा। चाहे उसके जब एक टाइम होता है कि आप इसी पीरियड में करोगे तभी होगा।
तो फिर जाके 10 कंपटीशन मैंने खेले, कई कंपटीशन में 83 3 लग के वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड आया, सैफ गेम्स में मेरा मेडल आया, 84 16 लग के 85 नहीं लगा, 85 क्वालिफाई था, 85 नहीं लगा। मतलब इतना सेंटीमीटर जेवलिन में कुछ नहीं होता है, वो इतना मतलब क्लोज को आके 10 कंपटीशन खेलने के बाद क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर फाइनली जाके तो साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका में ओलंपिक्स में आपकी। हाँ, तो उससे पहले अगर लाइफ की बात करें तो आपका जो ओलंपिक्स में आपने जीता, उससे पहले आपकी जो लाइफ थी और उसके बाद, दोनों में क्या डिफरेंस आया था? जी मैडम देखिए, जब ओलंपिक्स खेला उसके बाद सडनली बहुत चीज़ें चेंज होंगी मेरे लाइफ में, काफ़ी मेरा नाम हो गया और हर चीज़। बट लाइफ में मेरे एक ऐसा भी टाइम आया जिससे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में कि ऐसा होगा मेरे लाइफ में। अगर बैन का पीरियड, हाँ, मतलब आपका एक बैन का पीरियड था जो मतलब एक आया था कि आपको बैन किया गया था, तो उसकी क्या कहानी थी? उसका ये था मैम कि 1 साल के लिए मुझे किया गया। मुझे खुद ही नहीं पता चला ये कैसे आया। मैंने PRP भी लगवाया था इंजेक्शन। तो मुझे पहले तो ये जब आया, मुझे मेल आया, मैं यहीं नेहरू स्टेडियम में सामने था हॉस्टल में नेशनल कैंप में, मैं शॉक्ड हो गया कि ये मतलब कैसे आया। मैं उस समय तैयारी कर रहा था प्रिपरेशन कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो जब आया उसके बाद फिर मैं पहले तो गया डॉक्टर को, जिसने लगा उनसे पूछा तो बोले नहीं ये तो नहीं आ सकता इसमें। फिर उसके बाद जब नाड़ा ओपी जो मैंने अपना सप्लीमेंट चेक करवाया तो मेरे कोच साहब ने एक दिया था वो हर्बल कंपनी का, वो उस सप्लीमेंट के अंदर मिलावट थी। अभी पकड़े गए वो लोग, जेल भी गए। तो मैं तो यही बोलूंगा सभी खिलाड़ियों से कि ऐसे कहीं से सप्लीमेंट वगैरह लेके नहीं खाया, ताकि जो चीज़ मैं फेस किया हो सकता है कई लोग फेस ना कर पाए। क्योंकि इट्स लाइक कि आपकी जो बहुत करियर के पीक पे ऐसा हुआ। जाके और फिर अचानक से ये सब प्रॉब्लम्स आना, और बहुत उसकी जी, वजह से कहीं ना कहीं करियर इफेक्ट तो होती बहुत है। ज़्यादा कितना पीछे चला गया मैं ही जानता हूँ जी उससे। अगर वो नहीं आता तो आज कहीं और ही होता मैं। एब्सोल्युटली। और उसके बाद फिर आप ने ओलंपिक्स में उसके बाद आपने एक गेम खेली थी जिसमें हाँ, नीरज चोपड़ा भी आपके साथ थे। उसके बाद मैं He was फिर there? कम बैक किया, 81 96 लगाया इंटर स्टेट में, ब्राउन्स था मेरा। उसके बाद श्रीलंका में मैं सिल्वर मेडल 77 कुछ लगाया। तो अभी कम बैक कर रहे हैं, बट कम बैक तो हो ही जाएगा। अच्छा करें ओलंपिक, ताकि मेरा कॉमनवेल्थ तो बैन की वजह से निकल गया, एशियन गेम्स में हुआ नहीं। तो आप लोग दुआ करिए कि मैं ओलंपिक आगे क्वालिफाई तो करूँ होगा ही। जल्दी। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर हम, जैसे आपने बताया कि बैन वगैरह के लिए जो आपकी प्रॉब्लम्स हुई और वो कहीं ना कहीं एक मेडिकल कंपनी की वजह से हुई थी, तो क्या आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हाँ जी, लिया या कुछ FIR लिया? लिखवाया, वो लोग अरेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरा तो मुझे आपका तो प्रूफ जो करने में नुकसान तो जो होना था मेरा वो तो हुआ हो वो गया। तो हुआ ना। वो तो कोई नहीं समझ सकता ना कि मेरे साथ क्या हुआ, चाहे क्या बीता, वो तो मैं ही जानता हूँ। जी। और उस समय लोगों की मेंटलिटी बहुत चेंज हो गई मेरे लिए। जो लोग मुझे देख के मेरे साथ फोटो खिंचवाते थे, सेल्फियाँ लेते थे, वो फिर देख के वो जो फेस है ना, वो जी बहुत बुरा वो टाइम था कहीं ना मेरे लिए। कहीं इंटरनली इंसान को एक तोड़ देता है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो जब आपने कम बैक किया तो फिर आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस तो बनी, तभी आज आप अगेन आप इस पोजीशन पे हैं कि आप नेशनल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, एशियन खेल रहे हैं या सब कुछ खेल रहे हैं। तो लोगों ने एक्सेप्ट तो किया, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम्स तब तक रहती है जब इंसान को पता ना हो कि एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या है। बट जब आपका बैन हटा और कहानी सबको पता लगी कि ये प्रॉब्लम्स थी, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस तो आ ही गई है ना। तो उसके बाद जब आपने गेम में वापस एंट्री ली, जब आप वापस आना शुरू हुआ आपका गेम में, तो कैसा रहा था आपके लिए सब कुछ? वाज दैट चैलेंजिंग? हाँ जी मैम, देखिए चैलेंज तो जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा रही है मेरे शुरू से ही। ताकि मैं जिस जगह से हूँ वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं जिनका उधर चलता है, दबंग ज़्यादा लोग रहते हैं हमारे क्षेत्र में। आप जानते ही होंगे, आप भी हमारे तरफ से हैं। तो स्पोर्ट्स का कुछ है नहीं वहाँ पे। पर ये चाचा जी जो मुझे यहाँ पे ले आए, इन्होंने सारा कराया मुझे। तो शुरू से मेरी लाइफ बचपन से बड़ी चैलेंजिंग रही। और गवर्नमेंट किस तरीके की सपोर्ट करती है आप लोग जब खेलते हैं? तो अभी यूपी में सपोर्ट हुआ है थोड़ा, इससे पहले तो कुछ नहीं था। मैं बड़ी क्लियरली बताऊं आपको तो अभी थोड़ा हुआ है। पर देखा जाए तो जो ग्रास रूट है ना, उसमें यूपी में कोई सपोर्ट नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं कि एशियन गेम में आने पे 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ दे रहे हैं। चलिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो उस लेवल तक बच्चे को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं यूपी में, ये भी तो देखना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हैं यूपी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये खेलो इंडिया गेम्स एक्सीलेंसी, जो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यूपी में क्या है खिलाड़ियों के लिए, मैं ये अगर आपके माध्यम से ही अगर सबको पता चले तो कुछ नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से अगर कोई नया बच्चा है, ठीक है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, क्योंकि
और क्योंकि जो अभी मुझे लगता है कि जनरली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो होते हैं या फिर उस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं जो ज़्यादा थोड़ा मॉडर्न में चले गए, तो वो जनरली अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं, उनको लगता है कि हम बस बच्चों को पढ़ने में भेज दें। स्पेशली जो एथलेटिक्स है ना मैडम, इसमें तो बहुत अच्छे घर से बच्चे नहीं आते, जो नॉर्मल परिवार से होते हैं वही एथलेट, तो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। आप एक भी खिलाड़ी का नाम बता दीजिए जो एथलेटिक्स में हो और बहुत मतलब अमीर घर से, कोई क्योंकि नहीं। जनरली लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं, हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाएं, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स करवाएं, बाहर की कंट्री भेजें और उनको पढ़ाई में, करियर में, आईटी में बढ़ाएं, अलग अलग डोमेन्स में बढ़ाएं। वैसे जनरली एथलीट के बारे में कोई नहीं सोचता कि हाँ मुझे एथलेटिक्स में जाना है। बट अगर हम ग्रास रूट की बात करें जो आपने कही, तो अगर लेट्स सपोज ऐसी कोई फैमिली है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर अगर है भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली है, और उन्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों को, अगर एक बच्चा नेशनल्स तक जाना चाहता है तो गवर्नमेंट क्या उसको कोई किसी तरीके की सपोर्ट नहीं करती उस कोई जगह सपोर्ट पे? नहीं, यूपी में तो कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सीरियसली बताऊं, बेसिकली तो कोई सपोर्ट नहीं। क्या है, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ 2 लोग ओलंपियन, एक मैं हूँ, एक संजय यादव हैं जो जंप के खेले थे। आज भी चंदौली जिले में कोई स्पोर्ट्स का कोई माहौल नहीं है, ना कोई सिंथेटिक ट्रैक है, ना कोई साई का है, ना कुछ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं है। तो अभी जैसे एशियंस भी हुई थी, तो एशियंस में भी काफी सारे गोल्ड मेडलिस्ट अभी यूपी से रहे हैं। यूपी से आए हैं मगर वो वहाँ के नहीं है ना, अभी तो मेरठ में बनी यूनिवर्सिटी, हम लोग गए थे वहाँ पे, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, हम लोग गए थे जितने भी यूपी खिलाड़ी, तो मेरठ में बनी, लेकिन जहाँ से हम लोग हैं वहाँ पे क्या है पॉइंट। तो जिस तरीके से अब लेट्स सपोज जैसे अब आप लोग का ऑलरेडी एक फेस है जो आप लोग नेशनल्स खेलते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब किस तरीके की सपोर्ट आपको गवर्नमेंट देती है? जी, अभी एक लेवल पे आने के बाद तो देखिए सब कुछ मिल जाता है खिलाड़ी को, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अब यही है हमारे देश में कि अगर किसी का मेडल आता है ना तो उसको सारी चीजें मिल जाती है, अगर कोई डाउन तो उसको कुछ भी मतलब वो नहीं मेडल होता। लाने तक के हाँ, जर्नी में कोई सपोर्ट नहीं होता, मेडल लाने के बाद मिलता है। ये जी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करो ना तो उसको मेडल लाने तक का सपोर्ट करो, मेडल लाने को तो सब कुछ मिल जाता है, पैसे, जॉब, हर चीज। लेकिन वो जब वो स्ट्रगल करता है ना उस समय हमारे जो थोड़ा सा वो है उस समय सपोर्ट तो जब आप ओलंपिक्स के लिए गए थे आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ क्या मतलब उसके जो एक्सपेंसेस थे वो आप लोगों को खुद से करने होते थे या गवर्नमेंट ने दिया था? उस समय तो हमारा नेशनल कैंप रहता है, फेडरेशन हमारी बहुत सपोर्टिव है और साई बहुत सपोर्ट करती है खिलाड़ियों को, टॉप्स, जिसके थ्रू हम लोग फॉरेन्स में विदेशी कोच हमारे लिए आते हैं और हम लोग विदेश में रहकर ट्रेनिंग करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो एक ओलंपिक लेवल प्लेयर की चाहे उस लेवल पे जाने की बात हो गई, लेकिन मैं ग्रास रूट की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है यूपी में तो नथिंग जी। तो क्या मतलब एज एन अ सक्सेसफुल प्लेयर अगर आप लोगों को कंसिडर किया जाए तो आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्लेयर हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से फेडरेशन में आपके तरफ काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स होंगे, तो क्या आप लोगों को मिल के कुछ ऐसा प्लान करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं जो मतलब जो नए बच्चे हैं उनको आप लोग कुछ प्रोवाइड करें, क्योंकि ग्रास रूट पे तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट नहीं कर रही। ये तो फिर फेडरेशन इसमें क्या कर सकती है, तो यूपी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, यूपी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ बनाए, चाहे साई के कैंपस खोले, बनाया जाए, चाहे फिर जो स्कूल में बच्चे खेलते हैं उनको सपोर्ट कराए, वहाँ जो हमारे कोचेस करके आते हैं उनको सिलेक्ट करके भर्ती किया है, जो वहाँ पे खिलाड़ियों को करे, ऐसा कुछ करेंगे तभी तो होगा, नहीं तो अदरवाइज कैसे होगा। हाँ, जो अपने दम पे कर रहा है, एक लेवल पे आ गया, उसको सारी चीजें मिल जाती है, बट जो नहीं आया उस लेवल तक उसके लिए क्या है। ये लड़के हैं जी, देखिए चाहे कल के दिन में हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, लेकिन हमें बाहर ला कर आना पड़ेगा उनको। अगर हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में होता चंदौली में तो हमारे बच्चे जब होते तो वहाँ पे करते, हाँ वहाँ रह के आराम से ट्रेनिंग करते, हम लोग अपने घर के पास रहते। कोई नहीं चाहता कि अपने घर परिवार से दूर रहे, चाहे वो करे, तो बस वही बात है कि है ही नहीं कुछ, क्या कर सकता है। बिल्कुल। तो उधर जो आते हैं लोग, बिजली आई, पानी आया, अरे ये भी तो देखो ना कि इस फील्ड में क्या कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें तो 360 हर तरीके की फील्ड में देखना है ना, कि अगर गेम है तो गेम्स में क्या है, हेल्थ में क्या है, एजुकेशन में क्या है, हर तरीके की उसमें देखना पड़ेगा हमें कि क्या है। तो आप एयरफोर्स में भी हैं? हाँ जी, मैं एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर हूँ, JW। तो एयरफोर्स में कैसे गए? चाचा ने ही कराया जी, चाचा ने ही बोला कि एयरफोर्स ज्वाइन करो। हाँ, स्पोर्ट्स कोटे से हमारा एग्जाम वगैरह नहीं होता, हमारे डायरेक्ट नेशनल मेडल था मेरा यूथ नेशनल 2011 में, और फिर ट्रायल हुआ, यहीं पे ट्रायल हुआ नेहरू स्टेडियम में, इसी ट्रैक पे। उस समय मैंने 68 कुछ लगाया था और फिर मैं फर्स्ट। और देखिए जिस ट्रैक पर आपने आज मतलब जिस ट्रैक की वजह से आज आप एयरफोर्स में, और उसी ट्रैक पे आज हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। हाँ जी, दैट्स ग्रेट। और जी बिल्कुल। तो अगर हम आपके एक एथलीट, एज एन एथलीट आपका क्या रूटीन होता है, क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करता है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ उठने का, सोने का, किस तरीके का लाइफस्टाइल आप लोग मेंटेन करते हैं? मतलब मैडम एक मान लो तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ होती है खिलाड़ी की,
पूरा प्रॉपर आप देखिए, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चलो आप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर पढ़ाई करनी है तो अब कोई भी कोई घर में बैठ कर सकता है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, इसी चला ले, चाहे कुछ भी और भी कर सकता है। मगर जो खिलाड़ियों का आता है वो तो जी ट्रैक पे आना ही पड़ेगा, चाहे ठंडी हो या ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ट्रैक पे आके करना ही पड़ेगा ट्रेनिंग। हाँ, तो बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ होती है खिलाड़ी की, बहुत ही वो चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अगर आप बात करें कि फ्यूचर के जो आपके प्लान्स वगैरह हैं, तो किस तरीके के प्लान्स आप अपने लिए देख रहे हैं फॉर फ्यूचर? मतलब सबसे पहला प्लान तो मेरा है कि ओलंपिक क्वालिफाई करूं और ओलंपिक मेडल ले आऊं, ताकि जो पिछली बार नहीं कर सका मैं, वैसे जितनी मैंने लगाई थी 86-23, अगर उस समय मेरे लीवर में दिक्कत नहीं आया होता और मैं फिट होता तो उतना 86 भी किया होता, उससे कम भी किया होता, तब भी मेरा सिल्वर ब्राउन्स तो होता ही होता। पर वो नहीं हुआ, तो इस बार कोशिश करूंगा कि जो कमी पिछली बार रही इस बार ना रहे। बिल्कुल। तो जैसे अगर आप इनकी बात करें गेम्स वगैरह की, कि जिस तरीके से आपने ओलंपिक्स का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर की प्लान कर रहे हैं कि जीतना है, ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम्स हुए होंगे जहाँ पे आपने फेलियर भी देखी होगी, बहुत ज्यादा जी। और सबसे बड़ी चीज तो आपने जो बैन वाला सिचुएशन देखा, वो तो आपके लिए सबसे बड़ा जी, मेरे लाइफ में रहा किसी भी कामयाबी से आने पहले फेलियर जल्दी आते हैं मेरे लाइफ में। मतलब आप अट्रैक्ट कर लेते हैं बेसिकली। मुझे कुछ भी मिलता है ना, मेरे कोच साहब भी बोलते हैं ज्यादा कि तुझे इतना आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, तो वो मुझे लगता है कि हाँ जी। एक चीज है ना कि जो चीज हमें आसानी से मिलती है वो शायद ज्यादा दिन तक नहीं रहती, लेकिन जिस चीज के पीछे आप जितना ज्यादा लगे रहते हो ना कि मुझे ये चीज चाहिए, बहुत बार फेलियर होती है, उसके बाद आपको मिलता है, तो वो चीज आपकी लाइफ में टाइम तक रहती है, अच्छे टाइम तक रहती है। मैं वो एक जल्दी हार नहीं मानता जिंदगी में, हार तो मैं मानता ही नहीं, इसीलिए मैं जो भी आज हूँ यही है उसका रीजन। और सपोर्ट भी अच्छे हैं जो लोग बताया मैं आपको, कि जो सामंता सर है, चुत्ते सामंत सर, वो वैसा इंसान तो बहुत मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। किस तरीके के इंसान है वो? बहुत ही सिंपल मैडम, इतने बड़े आदमी होकर मैंने सुना है कि वो मतलब कुछ समवेयर अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स को, ट्राइबल स्टूडेंट्स को वो उनका फ्री में रहना, खाना पीना, हर चीज, आज तक तो मैंने नहीं देखा उनके अलावा किसी को ऐसा नहीं, एब्सोल्युटली। लाइक 30,000 स्टूडेंट्स, नंबर जो 30,000 है ना, वो मैटर करता है, मतलब उतने लोगों को अकोमोडेट करना और उनका एक्सपेंसेस बेयर करना इज अ टफ चैलेंज। और KIT यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं सर, और स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं। आप किट से ही है ना? हाँ जी, किट से ही मैं पढ़ रहा हूँ। काश ऐसा होता कि हमारे साइड भी कोई ऐसा होता तो फिर जी, तो जाना नहीं पड़ता। हाँ। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं अभी बिहार यूपी में तो ये प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। अगर हम UPSC की बात करें तो बच्चों को बाहर आके पढ़ना पड़ता है, दिल्ली आके पढ़ना पड़ता है। मोस्टली दिल्ली में क्यों भरी पड़ी रहती है? हमारे यहाँ थोड़ा नेतागिरी ज्यादा है जी। सही, सिंपल वर्ड में बोले तो आप अपना कोई वैसा एक्सपीरियंस बताएंगे जो आपको लगता है कि जिस नेतागिरी की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? मैं उतना मतलब नहीं रखता जी, थोड़ा सा मैं रहा भी नहीं हूँ बचपन से उतना। और ये मेरा एक दोस्त है जो वो उधर है, बचपन से मेरे साथ स्कूल में, जब मैं वहाँ पे था सनराइज चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, जब मैं छोटा था तब पढ़ता था, तो इसको बहुत पीटता था मैं। हाँ जी, तो दोस्तों के साथ तो वैसा रहता ही है। हाँ, तो बहुत होती थी हम लोगों की उस समय लड़ाई। तो अभी जब आप कहीं भी निकलते हैं, जैसे एक होता है ना कि मतलब जैसे लेट्स सपोज आपने अब गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप सब कुछ ऑलरेडी लेके आ रखे हो, जो कहीं ना कहीं हर एथलीट का एक सपना होता है, वो आपने ऑलमोस्ट जी ली है ना? अब फ्यूचर में ऑब्वियसली आपको और भी लाने हैं, बट जितना आपने लाया वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का सपना होता है, और वो आपने ऑलरेडी जी रखी है ना? तो किस तरीके का आपको, जब आप वहाँ से गोल्ड लेकर आए, वापस इंडिया आए, तो किस तरीके का आपको वेलकम मिला? किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी? बहुत, यहाँ के तो लोगों को बाहर बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन मैं जहाँ से हूँ वहाँ थोड़ा मतलब आपको यूपी का सिर्फ एक वो अंदर एक आपकी है कि नहीं, मुझे यूपी से नहीं मिला। हाँ, यूपी से थोड़ा सा खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए, यूपी में नहीं है। नहीं, बाहर भुवनेश्वर वगैरह, दिल्ली वगैरह, हरियाणा वगैरह, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ आती है अगर मेडल लेके आओ तो, लेकिन यूपी में जी यूपी में नहीं है ऐसा कुछ। मतलब ऐसा एक तरह से देखा जाए तो किसी को मतलब ही नहीं है। नेता लोग मतलब जो हैं, जो बाहुबली लोग हैं, ऐसे लोगों का ज्यादा वर्चस्व है। हाँ, खिलाड़ियों को उतना कोई नहीं, क्या है अपने लिए खिलाड़ी कर रहा है, इतना इंटरेस्ट ही नहीं है अगर देखा जाए तो। आपने नीरज चोपड़ा के साथ भी खेला था ना आपने तो? हाँ जी, नीरज और मैं 2011 से ही साथ ही साथ में 11 से साथ में कर रहे हैं। कैंप में, नेशनल कैंप में हम लोग साथ में थे, पोलैंड में भी साथ में थे। पोलैंड में तो हमें एक दूसरे के एक ही रूम था हमारा, शेयर करके रहते थे। तो जिस दिन दोनों लोग गए थे 2016 में, हम लोग ओलंपिक्स
क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिक कैंप में पोलैंड में। मैं, वो और अनुरानी, राजेंद्र भाई साहब और विपिन भाई साहब, लेकिन हुआ नहीं हम लोग का क्वालिफाई। नीरज ने भी यहाँ पे 79.77 लगाया था, फर्स्ट था। 79.37 लगाया, कुछ सेंटीमीटर से मैं सेकंड हो गया, लास्ट थ्रो मार गया था। फिर हम लोगों ने बुदापेस्ट में खेला, जर्मनी, हंगरी, कई कंट्री में घूम के कॉम्पिटिशन किया कि क्वालिफाई हो जाए। उस समय 82 मीटर ओलंपिक क्वालिफाई था 2016 में रियो के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उसी दिन नीरज का कॉम्पिटिशन था पोलैंड में, जिस दिन उसने फिर जूनियर वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया 36 मीटर। मगर वो मैं बताया ना अभी थोड़ी देर पहले आपको कि एक टाइम होता है कि आप ओलंपिक से इतने दिन पहले ही क्वालिफाई करो तभी काउंट होगा, और इतने दिन तक कर सकते हो, उसके बाद करने का चाहे वो नहीं होता। तो उसका वो पीरियड निकल गया था जब उसने 86 कुछ मारा ना। फेडरेशन ने बहुत ट्राई किया था कि, लेकिन वो जब टाइम चला गया तो उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता जी। बिल्कुल। तो वो रियो का खेल नहीं पाया। तो आपका चूंकि इतने सालों का आपका साथ रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब किस तरीके के इंसान है वो, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है उनके साथ? बहुत अच्छा लड़का है मैडम, मैं सीरियसली बताऊं तो देखो जी, दिल से। अच्छा। अगर अभी मैं उसको फोन करूँ ना कि भाई ऐसी बात है, जरूरत है, बोलता। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैं बोला यार स्पॉन्सर्स नहीं है यार ऐसे, बोला यार मैं तुझे कर देता हूँ, तुझे क्या चाहिए बता। ऐसे ही बोला उसने सिर्फ। आधे घंटे तक हमारी बात हुई, 23 मिनट, बोला कि मैं कर देता हूँ, बाकी मैं बात करता हूँ JSW में और ऑन में जो 3 है, तो उनसे मैं बात करूँ तो ये बताता हूँ। तो बेसिकली सपोर्टिव नेचर है ना? जैसे वैसा नहीं कि अगर कंपटीटर है तो नहीं पूरा वो रहना, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं उसका। वो भी जेवलिन, आप भी जेवलिन, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का मन में भावना आ जाता है कि अच्छा कंपटीटर है, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, नहीं है, आपको भी सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं कि चलो ठीक है मैं सपोर्ट करता हूँ। बता तो रहा हूँ, कुछ ही दिन पहले मुझे लगता है बात हुई, अभी 3-4 दिन पहले ही, तो बोला कि यार मैं कर देता हूँ तुझे स्पॉन्सर, ताकि अभी हाँ प्यूमा से मेरी हो रखी है, बात चल रही है, प्यूमा से भी स्पॉन्सर कर रखा है अभी। तो प्यूमा के साथ भी आपका कुछ कोलैबोरेशन था ना? हाँ जी, प्यूमा से भी चल रहा है स्पॉन्सर का। तो अभी ये हुआ कि कोई और जैसे बड़ी गेम, इससे पहले ओलंपिक से पहले मेरे पास ओलंपिक गोल्ड कोस्ट थी, 15 लाख रुपए का स्पॉन्सर, कुछ भी ले सकते थे आप। तो अभी तो कोई नहीं था, तो मैं उससे ऐसी बात हुई तो बोला यार अभी तो कम बैक किया, अभी स्पॉन्सर नहीं। बोला किस तरह, मतलब जो आप लोग गेम्स में जो स्पॉन्सर्स लेते हैं वो किस तरीके के स्पॉन्सर्स लेते हैं, और उस मतलब लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी है उसने अगर आपको स्पॉन्सर किया तो वो आपको क्या देगी? मैम जैसे देखिए OGQ है ओलंपिक गोल्ड को, उसके बात करें तो बहुत अच्छी, जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा था, 20,000 पर मंथ पॉकेट मनी। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कपड़े, कुछ भी स्पोर्ट्स जुड़ा XYZ कितने भी, 20 लाख का, 25 लाख का, किसी का 50 लाख का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है साल में, वैसे चलता है। JSW है, JSW बहुत बढ़िया कर रही है। अभी तो रिलायंस भी आ गई, रिलायंस तो बेस्ट ही जी, वहाँ फॉरनर्स कोचेस भी आ रखे हैं जेवलिन के, और मुंबई में उन्होंने पूरा सेटअप भी कर रखा है, और बहुत अच्छा अभी खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल रहा है हमारे इससे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें स्पॉन्सरशिप। ओके, सो बेसिकली वो लोग आपको एक तो मंथली पॉकेट अलाउंस देते हैं, मंथली पॉकेट के लिए, और उसके अलावे जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्लोथ्स हो या इक्विपमेंट्स हो या जो भी चीजें हैं, वो बेसिकली उनका खर्चा वो। हाँ, लेकिन अभी मैं स्पॉन्सर नहीं हूँ मैडम, मैं चाहता हूँ आप दिखाओ कोई आए मुझे स्पॉन्सर करे जल्दी। बिल्कुल आएंगे क्योंकि आपने वैसे भी देश के लिए गोल्ड जीता है, तो आना तो है ही है। हाँ जी, वो तो हो जाता है, चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, अगर आपका अभी बैन वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, मुझे तो लगता है आपको जिस कंपनी की वजह से आपको बैन होना पड़ा, सबसे पहले तो उनको बोलो स्पॉन्सर करें। वो तो रेस्ट है उनकी वजह से आपकी करियर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई। सब ले गए थे, कोई MY3 कुछ कंपनी थी, मुझे नाम से याद नहीं, M3 कुछ ऐसे करके थी, यहीं पे नोएडा में, बहुत बड़ी खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करती है। किस चीज की है? कोई मोबाइल की है, कुछ ऐसे ही थी, मुझे याद नहीं से किस चीज की है। तो मैं कोसा के साथ गया था, वहाँ बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, बोले नहीं वो बैन में फंसे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि मैं बैन फंसा हूँ, मैं फ्री हो गया, मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ। वो इतना उनको नहीं पता कि क्या है। तो मैं बोला जी सर रहने ही दो, जब उनको जब अच्छा करेंगे परफॉर्म तो खुद ही आ जाएंगे। प्रॉब्लम यही है ना कि लोग, वो कहता है ना कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आधी हो ना तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और लोग ये तो न्यूज देख लेते हैं कि अच्छा इसके साथ ये हो गया, बट नोबडी सीज कि हाँ ये जो चीज हुआ था उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है। जी, तो वो कोई नहीं देखना चाहता, वो सिर्फ एक पार्ट देखता है। और ये हमारे थोड़ा सा मीडिया का भी है कि अच्छा तो निकालते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसका सडनली बहुत तो इतना भगवा निकाल देते हैं हर पेपर में, हर जगह। अभी देखिए मीडिया का क्या गेम था जिस टाइम पे आपका बढ़िया उस टाइम पे मीडिया क्या गेम किया था? थोड़ा सा खिलाड़ियों के बारे में अच्छी चीजें निकालती है, कम निकालती है लेकिन कम निकालती है। नहीं ज्यादा निकालती है, लेकिन ये ज्यादा निकालती है जो अगर कुछ
जो गोल्ड मेडलिस्ट वाला था वो ज्यादा मीडिया में आया था या फिर बैन ज्यादा आया था? बैन ज्यादा आया था जी। अभी भी आप गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे, पहले तो मेरे बारे में सारे अच्छे चल रहे थे, अभी डालने में कोई भी करता है तो बैन ही आता है। तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, अगर उनको अगर नहीं, अब गोल्ड मेडल आने लग गया है। आने लग गया, हाँ, गोल्ड मेडल तो इतना ध्यान नहीं दिया, आप बोल रही है तो। हाँ, नहीं, अब गोल्ड मेडल आपका 86.50 वाला सब कुछ आने लग गया है। अब बैन बाद में आ रहा है। चलिए उनसे रिक्वेस्ट है मीडिया वाले से कि भैया बैन हटाओ, गवर्नमेंट ने हटा दिया। खेल रहा हूँ अब तो। आप लोगों से स्पॉन्सर भग जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया तो अब तो एटलीस्ट मीडिया से हटाओ। अब तो मीडिया से हटाओ जी। हाँ, नहीं, सही बात है। और जिनकी वजह से आपका बैन का अभी भी न्यूज आ रहा है ना, मुझे तो लगता है सबसे पहले स्पॉन्सरशिप उन्हीं से लो आप। अरे मैडम बस जी, ठीक है, सही बोल रहे हो आप, करते हैं जी। वैसे लाइफ में फैमिली के अलावे और कौन कौन है? कोई है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब प्लान ही नहीं किया, या कभी थी नहीं, या अभी आगे भी नहीं है? अभी ऐसा टाइम नहीं आया कभी कि कोई आए और कोई ऐसा लाइफ में मिले जिसके साथ मैं हो रहा हूँ। ओके, तो मतलब आपकी शादी वगैरह को लेके क्या प्लान है, या आपको भी लगता है कि शादी के बाद मेरी गेम पे असर पड़ जाएगा? मुझे लगता है शादी नहीं करनी चाहिए मैम। ऐसा क्यों? ताकि अगर अच्छी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी सही हो जाती है, अगर दूसरी मिल जाए तो फिर खराब भी हो जाती है ना। तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? नहीं, बट ऐसा जैसा आपने पहला लाइन बोला ऐसे ना, दोस्त हों तो फिर वो तो ऐसा मतलब करवा देंगे कि फिर। लेकिन मुझे लगता है आपको खुद के लिए तो लड़की खुद ही खोजनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अभी इतना नहीं हूँ कि मैं अपनी लड़की खोज पाऊँ, इतना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो मतलब इन फ्यूचर आपकी शादी की प्लानिंग है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, मतलब अगर अच्छी आई तो लाइफ सुधर जाएगी, नहीं आई तो नहीं सुधरेगी? नहीं मैडम, मैंने बड़ा देख के वो कर लिया, शादी उदी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, ये तो मतलब शादी नहीं करनी चाहिए, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि पूरा कल्चर के उसमें जाके आप बता रहे हो कि करनी नहीं चाहिए। सबकी अलग अलग सोच होती है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। अब इनकी होती है करने, किसी की होती है नहीं करनी, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। ओके, कोई नहीं, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच यू हैड? बस जी है कुछ जब भी बता रहा हूँ, अब सारी चीजें मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन बस इतना बता रहा हूँ नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने छोटे भाई को बोलता हूँ क्या रखा है साथ ही, बढ़िया गेम कर, जिंदगी जी, बढ़िया अच्छी नौकरी करता है, कुछ अपने देश के लिए ऐसा कर कि हमारे घर परिवार, हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र, हमारे देश का भी नाम हो। कर सकता है तू, सब कुछ है तेरी, इतनी फिटनेस बहुत, मैंने दुनिया देखी है, 60-70 देश गया हूँ, हर जगह सभी बेस्ट रोड से मिल रखा हूँ, तेरे अंदर सब कुछ है, कर। बिल्कुल, शादी उदी चक्कर में न पड़। उसको भी ये समझाता हूँ, इनको भी समझाता हूँ, लेकिन इनको थोड़ा सा बोलते नहीं हुदूदीपुर में ही करना है, तो भैया कोई नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड रियली ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नेशनल गेम्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।